बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। 13 दिसंबर को पीडीएम लाहौर में जलसा करेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ पीडीएम के जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उन पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और डीजे भट्ट को लाहौर में गिरफ़्तार कर लिया गया है। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जलसे से एक रात पहले हुकूमत पीडीएम के कुछ अहम रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लेगी, या जैसा कि हुकूमत की तरफ से तासुर दिया जा रहा है कि सिर्फ उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा जो इस जलसे के लिए सर्विसेज फ्राहम करेंगे, टेंट फ्राहम करेंगे, कुर्सियाँ फ्राहम करेंगे, लाउड स्पीकर फ्राहम करेंगे। तो क्या 13 दिसंबर को पीडीएम लाहौर में जलसा करने में कामयाब हो जाएगी? और जो इस्तीफ़ों का मामला है, ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में क्यों चला गया है? बड़े अहम सवालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप जानते हैं कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जो 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा हो रहा है उसके इंतज़ामात में बड़े सरगर्म हैं और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ख्वाजा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल डायलॉग की बात की है, काफ़ी अरसे के बाद उनकी ज़ुबान से डायलॉग की बात हुई है। तो 13 दिसंबर के जलसे पे भी हम बात करते हैं। पहले ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने अचानक ये कहा है कि अपोजिशन के साथ हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके मुकदमात पर बात नहीं होगी। इस पर कुछ आप कहना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, पिछले 3-4 दिन से इमरान खान साहब ने मुकालमे की, पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट में आकर बात करने का जिक्र शुरू किया है, जिसका मतलब ये है कि पीडीएम की ये जो अवामी मोबिलाइजेशन की तहरीक है, उसके असरात अब वाज़े उन पर होने शुरू हो गए हैं। पढ़ने तो पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करने की बात में उन्होंने देर कर दी है, क्योंकि अब तो इस्तीफ़ों का फ़ैसला हो गया है और उसका मैकेनिज़्म तय किया जा रहा है कि वो अगले चंद दिनों में कैसे और कहाँ देने और उनका ऐलान किस जगह पे जाके होगा। इस पर पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो सोच विचार कर रही है। तो दूसरी बात यह है कि उनका जो लबो लहजा है, एक तरफ तंज करते हैं, साथ धमकी देते हैं और फिर बात करने की भी दावत देते हैं 2-3 दिन से। ये नहीं काबिल कबूल है। अपना रवैया और अपना एटीट्यूड उन्हें वज़ीरों को पहले ठीक करना चाहिए। आसमान से ज़मीन पे उतरे, फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि इनसे बात करनी है, नहीं करनी है तो कब करनी है। मेरा ये ख्याल है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप कह रहे हैं कि पहले वज़ीर आज़म और उनके वुज़रा जो हैं वो अपना लबो लहजा ठीक करें, आसमान से ज़मीन पर उतरें। तो अगर वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं तो क्या हम ये तासुर लें कि फिर पीडीएम की क़यादत जो है वो हुकूमत के साथ एक डायलॉग शुरू करने पर तैयार हो जाएगी? सर, ये पीडीएम की नुमाइंदगी तो या पीडीएम के अहदेदार करते हैं या उसकी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर। मैं तो उसका अहदेदार या स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। मेरी पार्टी उसकी कंपोनेंट पार्टी है। सो एक सियासी कारकुन के तौर पे मुझे ये बात समझ आती है कि बहुत सा टाइम तो ज़ाया कर चुके हैं इमरान खान साहब और उनके साथी, मजाक करने में, तमस्खर उड़ाने में और सियासी इंतकाम लेने में। मुल्क को भी तबाह करके रख दिया है और सियासत में तलखी और नफ़रत का जहर घोल दिया उन्होंने। अब 2-3 दिन से उन्होंने मंत्रा बदला है कि मैं एनआरओ तो नहीं दूंगा लेकिन बातचीत करने को तैयार हूँ। तो हमने उन्हें बार बार कहा, भैया आपसे एनआरओ मांगा किसने है? और पाकिस्तान का कौन सा मुंतखब वज़ीर आज़म था जो बेचारा इस काबिल था कि वो एनआरओ दे सकता है? एनआरओ तो डिक्टेटर दिया करते हैं। या तो आप डिक्लेयर करें कि आप डिक्टेटर हैं और अपनी पोजीशन क्लियर करें। आप कहते हैं मैं जमहूरी तौर पे मुंतखब हूँ, हम कहते हैं आप मुंतखब नहीं, आप सिलेक्टेड हैं। मगर ये आमरे मुतलिक जो होते हैं, जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो एनआरओ दे या नहीं दे सकते। तो एक तो उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी हम समझते हैं कि उनका लबो लहजा और उनकी नीयत दोनों पर एतबार नहीं किया जा सकता। लबो लहजा ठीक नहीं है, नीयत उनकी बातचीत करने की नहीं है। वो अपना सेनेट का इलेक्शन गुजारना चाहते हैं और जो माजी के तजर्बात हैं हुकूमत से, जब भी हमने बातचीत की उसके बाद उन्होंने तमाशा भी लगाया, अंदर की बातों को ट्विस्ट करके कौम के सामने पेश भी किया। तो जब आपने अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर ली है और जब अपोजिशन ने आपसे फैटफ कानून पे बात की या उससे पहले बात की या इवन नैब की रिफॉर्म्स पर बात की, तो आपने उसको रुसवा करने की कोशिश की, अपोजिशन के उस स्टैंस को, और उसको ट्विस्ट किया। तो मुझे बताएं, इस तरह के लोगों के साथ कोई कैसे बात करे और क्या बात करे? ख्वाजा साहब, आपने इस्तीफ़ों की बात की है, तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि इस्तीफ़े जो हैं शायद वो
अब आने वाले कुछ दिनों में दे दिए जाएंगे, क्या ये तासुर दुरुस्त है या इस्तीफों का मामला जनवरी के आखिरी हफ्ते में चला गया? देखें जी, इस्तीफों का डिसीजन हो गया, असूली फैसला हो गया। आप समझें कि हमारे इस्तीफे अब हो चुके हैं, यानी वो इस्तीफे हमने लिखने हैं, साइन करने हैं और अपनी अपनी जमातों के सपुर्द करने हैं, और उसके बाद पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी डिसीजन करेगी कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए देने हैं या जो भी कोई तरीकाकार होगा और स्पीकर साहब को पहुँचाने हैं। उसकी जो टाइम लाइन है उस पर सोच विचार हो रही है, तो हो सकता है उसे किसी इवेंट के साथ रिलेट किया जाए, बड़े इवेंट के साथ। उस इवेंट का इंतज़ार करना चाहिए। और इसी तरह 13 दिसंबर के जलसे पे वो इवेंट लॉन्ग मार्च होगा, पहिया जाम हड़ताल होगा, क्या इवेंट हो सकता है? वो कोई भी बड़ा इवेंट हो सकता है, उसका ज़रा इंतज़ार करना चाहिए। पहले तो 13 दिसंबर की अनाउंसमेंट जो है उसे सुनना चाहिए कि क्या होती है। उस पर पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी कंसल्टेशन कर रही है। तो अब ये बात आगे बढ़ गई है बहुत। इमरान खान साहब ने मज़ाकरात की बस एक बार नहीं कई बार मिस की है। अभी भी वो मज़ाकरात के लिए ना संजीदा हैं और ना ज़मीन पे उतरने के लिए तैयार हैं। तो पहले ये मैच खेल लेते हैं, उसके बाद फिर जब मैच किसी नतीजे के करीब पहुंचेगा फिर देख लेंगे क्या होना है। तो ये मैच का जो नतीजा है ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में आएगा या फरवरी के पहले हफ्ते में आएगा? मीर साहब, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैच का नतीजा आना ही आना है, ये मुझे पक्का पता है। पक्का इसलिए पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अपोजिशन के इत्तेहाद बनने नहीं दिए जाते, पर जब ये सियासी इत्तेहाद बन जाते हैं तो यह किसी न किसी मंतकी अंजाम तक ले जाते हैं मामले को। यही हमारी तारीख़ है। और अभी ये इत्तेहाद बन गया है और इसमें जो जमातें मौजूद हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, और जुड़ के ही वो अगर पेशकदमी करेंगी तो जो वो चाहते हैं आइन और कानून की हुक्मरानी की बात और फ्रेश मैंडेट की बात, उस मंजिल पर तभी पहुँचेंगी। अच्छा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आज भी आप बड़े एक्टिव हैं, आपने आज भी बहुत से छोटे छोटे जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां जो है मुनज़्ज़म की। अभी भी आप एक रैली से निकल के आ रहे हैं और अभी आपने वापस जाना है लोहारी वाली रैली में। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो बड़ी सरगर्म हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो 13 दिसंबर का जलसा है ये मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने लिए टेस्ट केस बना लिया। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ये आप लोगों ने अपने लिए एक टेस्ट केस बना लिया है? दो बातें मैंने आपके सवाल के जवाब में कहनी है। एक तो ये कि जब जलसा लाहौर में होगा तो PMLN के लिए ज़ाहिर है वो टेस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि इस शहर पे सियासी हुक्मरानी हमारी दहाइयों से मौजूद है। अगर हम अपोजिशन में भी हों तो लोग वोट हमें देते हैं, हम उनको लीड भी करते हैं, उनकी उमंगों की तर्जमानी भी करते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। फिर सारी अपोजिशन की क़यादत लाहौर आ रही है, उनकी मेज़बानी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये हर हवाले से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी तवानाइयाँ अपनी लगाएँ और इस जलसे को एक अजीम तरीन और पुरजोश प्रोग्राम के अंदर तब्दील करें। तो दूसरी गुजारिश ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे उन लोगों में शामिल हूं जो ये समझते थे कि मुकालमे के ज़रिए ही रास्ता निकल आए तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं पाकिस्तान पे, वो शायद मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान के कोई सियासी झगड़ा फैल जाए। और अहमद मीर साहब जेल काटने के बावजूद और बेसरोपा इल्ज़ामात लगवाने के बावजूद मैंने और मुझ जैसे बहुत से दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि कोई सियासी रास्ता निकले, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उनके साथी वो फ़िरौनियत के आला तरीन दर्जे पे उनके साथी फाइज हो चुके हैं और एक अजीब सोच है। तो चुनाचे वो लोग जो चाहते थे कि मुफाहमत या मुकालमे के रास्ते से हम जाके कोई मिड वे निकाल लें, वो तो कामयाब नहीं हुए और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जब अंदर करवाया तो दरअसल मुफाहमत को जेल में डाल दिया है। तो अब बात यह है कि पार्टी हमारी एक ही है, कोई शीन में से नून, नून में से शीन, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, शेख चिल्ली की बातें हैं, निकलने वाली बात नहीं है। हम जमातों में अपनी अपनी राय देते हैं, हमारा इख्तलाफ राय भी होता है, फिर एक सोच पे हम लोग आ जाते हैं, यही सियासी जमहूरी अमल का तकाजा है। तो मुस्लिम लीग नून अब एक सोच पे आ गई है कि यार ये लोग काबिल भरोसा नहीं है, ये कोई संजीदा बात करने वाले लोग नहीं हैं, और जब कोई संजीदा बात करें कौमी मुफाद की तो ये NRO का ताना देते हैं। ये ताना सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, इनसे बात करके लेना क्या है। हम अपनी अवामी सियासी जद्दोजहद करते हैं, जो नतीजा आएगा वो सबके सामने है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आपको यकीन है कि 13 दिसंबर को आपका जलसा मीनार पाकिस्तान पर हो जाएगा? जी मुझे इसका मुकम्मल यकीन है, क्योंकि जलसा भाई अहमद साहब रोका नहीं जा सकता, सिर्फ हुकूमत अपना मुंह काला कर सकती है अगर वो रोकने की कोशिशें करती रहे। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं ना कि वहां पानी छोड़ दिया है।
मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन पानी छोड़ दिया, नहीं अब पानी खुश्क हो गया, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि अभी भी पानी खड़ा है। एक दिन पानी छोड़ दिया, खुश्क हो गया, हमारा दिन ज़ाया किया, जो अब खुश्क हो गया। इसी तरह बाज़ जगहों पे लाउड स्पीकर जिन्होंने प्रोवाइड किए हैं या स्टेजेस बनाई हैं हमारे कॉर्नर मीटिंग्स की, उनको पकड़ लिया। आज भी हमारे 3 मेन स्टॉलवर्ड्स थे लाहौर के, उनको पकड़ा हुआ था, तो आज पकड़ के छोड़ना पड़ा है। तो किसी कोई कंसेशन नहीं दी। इतने बेवकूफ़ हैं कि एक तरफ से प्रोसेशन चल रहा है और दूसरी तरफ से सियासी कारकुनों को पकड़ रहे हैं। ये तो खुद चाहते हैं कि प्रोसेशन रुक जाए, धरने दे और प्रोटेस्ट में तेज़ी आए। तो ये एक अजीब किस्म के लोग हैं, इनकी कुछ समझ ही नहीं आई। जलसा इंशाल्लाह होगा, जलसे में और अवामी बहाव में बतौर एक सियासी कारकुन के मुझे कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आती। लोगों का जोश और जज्बा दीदनी है। आज जलसा तो कई बार हो चुका है, 13 दिसंबर तो अभी उसमें चंद दिन बाकी हैं, आज कई जलसे हो गए हैं। अभी जलसा चल रहा है, इस वक्त गवाल मंडी में जलसा चल रहा है, अभी लोहारी में जलसा होना बाकी है। रोज़ जलसे हुए हैं और रोज़ जलसे हो रहे हैं। तो 13 दिसंबर का जलसा तो रुकने वाला इंशाअल्लाह ताला नहीं है। ख्वाजा साहब, ये जो जलसे हो रहे हैं और इस वक्त भी जलसे हो रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि इस वक्त इस पूरी जो लाहौर में आपकी कैंपेन चल रही है उसको लीड कर रही हैं आपके साथ, उन्होंने भी कहीं मास्क पहना होता है, कहीं नहीं पहना होता। आपको नहीं लग रहा कि न सिर्फ आपने अपने हामियों को, अपने कारकुनों को एक ख़तरे से दो चार किया, बल्कि आपने अपने आप को भी ख़तरे से दो चार किया? भीड़ साहब, ख़तरे से दो चार तो किया है अपने आप को भी, और अपने दोस्त जो है हमारे साथी आते हैं वो भी अपने आप को ख़तरे में डाल के आते हैं। पर सवाल ये किया जाना चाहिए कि हमें आखिर क्या ऐसा मसला लाहक है कि कोरोना जैसे मोहलक वबा के हमले के बावजूद हम अपने आप को और हमारे साथी अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। सवाल तो ये कोई करता नहीं है। तो सवाल ये है और इसका जवाब ये है, कर लिया ना सवाल, आपने खुद ही सवाल फ्रेम करके और अब उसका जवाब भी दें आप। जी अच्छा जी, तो जवाब यह है हुजूर के जो 2.25 साल में तबाही मचाई है इन हुक्मरानों ने, जहां हम इस मुल्क को छोड़ गए थे। मसलन मैं रेलवे में जहां ले गया था, शेख रशीद साहब ने 4 गुना रफ्तार से उसको बर्बाद किया है। इसी तरह हर अदारे में तबाही मचाई है, इकॉनमी की नोज डाइव है, लोग बद दुआएं दे रहे हैं। आज वहाँ चुंगी अमर सुद्दू वाले जलसे में मैं एक जुमला बोलता था, नीचे से 4 जुमले लोग बोलते थे इनके खिलाफ। तो ये इसलिए है कि लोग भूख से बिलख रहे हैं, बेरोज़गारी से लोग सिसक रहे हैं, लाकानूनियत बढ़ गई है, मुल्क के मसाइल में इजाफा हो गया। जब रोटी खाने को ना हो, दवाई मुफ्त मिली अस्पतालों से बंद हो जाए, लोगों की गलियां फिर दोबारा टूट जाएं, चलने के रास्ते बाकी ना बचें, तबाही मच रही हो, तो लोग फिर अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं। अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अपोजिशन जलसे न करे, अगर वो ये चाहते हैं कि लोग अपनी जानों को ख़तरे में ना डालें, तो जो वायरस उन्होंने छोड़ा पाकिस्तान में उसका तदारक कर दें। बड़ा अच्छा तरीका है कि वो इस्तीफ़े का ज़हन बनाएं और फ्रेश मैंडेट लेने की तरफ जाएं। अगर वो पॉपुलर हैं तो री इलेक्ट हो जाएंगे, अनपॉपुलर हैं तो लोग जिसे वोट देंगे वो मुल्क की बागडोर संभाल लेगा। इतना मुश्किल तो नहीं है ये सवाल, इसका जवाब। लेकिन आप भूल गए ख्वाजा साहब कि इसी तरह का मुतालबा इमरान खान साहब 2014 में करते थे। 126 दिन तक उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया, वो नवाज शरीफ से मुतालबा करते थे इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा दे दो। तो जो बात नवाज शरीफ ने नहीं मानी, वो बात अब इमरान खान साहब कैसे मान जाएं? जी बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है माशाल्लाह। सर, उनके 38 MNAs थे, 32 ने इस्तीफे दिए थे। हम 155 प्लस हैं, 156 हैं शायद। तो 150 इस्तीफे का मतलब है तकरीबन आधी कौमी असम्बली। तो वो तो 20% भी नहीं थे कौमी असम्बली का, वो एक पार्टी थी। हम 11 सियासी जमातें हैं जिनमें रीजनल शेड भी हैं और नेशनल शेड्स भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और सेकुलर पार्टीज़ भी हैं, सेंट्रिस्ट भी हैं, राइट ऑफ द सेंटर भी हैं और एक्सट्रीम राइट भी हैं। तो वो तो जनाब सियासी तन्हाई का शिकार हैं। और पाकिस्तान के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी लेजिटिमेट नुमाइंदा सियासी क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं। आज हालात वो नहीं है जब अकेली PTI चंद इस्तीफे लेके आपको यकीन है? अगली बात, ख्वाजा साहब, आपको यकीन है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देगी? जी, वो इसलिए कि वो सियासी लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, और सियासत में जब ऐसे मरहले आते हैं तो फिर कोई अपनी साख तो ख़राब नहीं करना चाहता। अब हमने कहा जी इस्तीफ़े देंगे, और अगर इस्तीफ़े नहीं देंगे तो हमारी साख क्या बाकी बचेगी। एक PDM का प्लेटफॉर्म है, जो भी डिस्कशन होती है वो PDM के अंदर होती है, बाहर एक ही पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। अल्लाह भला करे, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहरबानी की है जिन्होंने इन सबको इकट्ठा कर दिया है।
अपनी मुंतकमाना सोच से, अपने जाबराना रवैये से, तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया, कोई एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं, इस्तीफे देंगे। और एक बात और कहूँगा, 32 MNS के इस्तीफे हम सारे इकट्ठे थे ईवान में, हमें बर्दाश्त नहीं हुए थे, हम मंजूर नहीं कर पाए थे, हमें एक रिजॉल्व पे आना पड़ गया था। ये 150 से ज़ायद MNS के इस्तीफे हैं। बच्चों वाली बातें करते हैं जो लोग, बोंगियाँ मारते हैं ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। जो लोग इस्तीफे देते हैं वो इस्तीफे दे के घर जाते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर तो सिर्फ कौमी असम्बली के इस्तीफों की बात नहीं हो रही, बल्कि सूबाई असम्बली के इस्तीफों की भी बात हो रही है। तो मकसद आपका यह है कि सेनेट का इलेक्शन ना हो। तो फ़र्ज़ करें कि आप सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देते, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देते, फिर क्या होगा? मीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो क्लियरली कह दिया ना कि ये जो सेनेट का इलेक्शन अगर इन असम्बलियों से हुआ तो लेजिटिमेट नहीं होगा। तो वो सदर हैं PDM के, इसलिए उनका कहना हतमी है। मैं अगर ज़रा इंडिपेंडेंट बात करना चाहूँ तो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जब सोचता हूँ तो मेरे सामने ये बात आती है कि बाय द वे, ये अगर सेनेट का इलेक्शन किसी तरीके से कोई हथकंडा इस्तेमाल करके कर भी लें तो क्या कर लेंगे? ये अवामी तहरीक चलती रहेगी। और अगर PDM ने सियासी दानिशमंदी से काम लिया और 1 या 2 इलेक्शंस में सीट एडजस्टमेंट कर ली एक दूसरे के साथ, तो फिर वोट चोरी कैसे होगा? कौन वोट चोरी करने देगा? ये आपने बड़ी अहम बात की है। क्या आप ये आपने बड़ी अहम बात की है, मैंने भी सुनी है। मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी आप हमें तफसील बताएं। मैंने ये सुना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में एक गैर रस्मी इस्लाह मशवरा किया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई कुछ सीटों पे पंजाब में एडजस्टमेंट कर लेगी, इसी तरह पीपल्स पार्टी आपको फैसिलिटेट करेगी कराची में और किसी और जगह पे। इसी तरह JUI और ANP भी एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, BNP मैंगल और बाकी पार्टियां भी करेंगी। तो ये इस तरह तो ये ऐसा लगता है कि PDM एक इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मीर साहब, मैंने अभी ये बात इस तरह सुनी नहीं है। बतौर एक सियासी कारकुन के मैं PDM से अपील करता हूँ कि अगर वो वाकई तब्दीली चाहते हैं, और ज़ाहिर हमें यकीन है कि तब्दीली चाहते हैं, मैं अपनी पार्टी को भी अपील करता हूँ और बाकी सियासी जमातों को भी कि इस मुल्क में बड़ा तमाशा लग चुका है। पहले लोगों को बहुत तकलीफ़ है, सियासी इत्तेहाद बनते हैं, लोग उनके साथ खड़े होकर निकलते हैं, उसके बाद जब एक हुकूमत चली जाती है तो एजेंडा आगे पीछे हो जाता है। इस बार एजेंडा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार एजेंडा इमरान खान साहब के जाने के बाद आगे पीछे हुआ तो लोग शायद किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। और अगर सियासतदान चाहते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी बने, कायम रहे और लोग उनके पीछे चलें और मुल्क आज़ाद हो और उस मुल्क में एक आज़ाद फ़िज़ा कायम हो, आइन और कानून की हुक्मरानी आए, तो फिर PDM की तमाम जमातों को एक दूसरे के लिए ईसार का मुजाहरा करना होगा। सो इम्तहान सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, PDM के लिए भी है। और हम जैसे लोग इन जमातों में मौजूद हैं जो एक आज़ाद राय रखते हैं, और हम जहाँ अपनी जमातों के साथ चलते हैं वहाँ अगर कोई ऐसी कदम उठाया जाएगा, ख़ास तौर पे कि गिलगित बिल्तिस्तान के तजर्बे के बाद, तो मैं इसका दुख होगा और हम जमातों में ये आवाज़ बुलंद करेंगे और कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों के वोट को चोरी होने से बचाएं और बचाने के लिए एक दूसरे को रास्ता और गुंजाइश दें, ताकि पाकिस्तान 72 साल बाद भी आइन के नीचे नहीं चल रहा, आइन की रोशनी में। तो अगले सालों में अगली नस्लों को एक आइन के तहत चलने वाला अगर पाकिस्तान देना है तो अगले 5-10 साल की जद्दोजहद का एक रोड मैप बनाना होगा। ये 6 महीने साल का खेल नहीं है। तो आप ये सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं या इलेक्शन अलायंस की बात कर रहे हैं? मेरी ज़ाती राय है, ये जमाती राय नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए और एक दूसरे के जो मैच्योर लोग हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, उन्हें ईवान का हिस्सा बनना चाहिए ताकि वो वहाँ जाके कंट्रीब्यूट करें, वरना तो कोई सेंक्टिटी नहीं है रहती बाकी ईवान की। अच्छा, एक सवाल ख्वाहिश साहब बड़ा अहम है कि 13 दिसंबर का जलसा है, इसके बाद फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो आपने कहा है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगा। इसी तरह हमने देखा कि कोयटा में आपने जलसा किया और उसके 1 महीने के बाद फिर आपने मुल्तान में जलसा किया। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोयटा के जलसे के बाद 1 महीने का ब्रेक और ये जो 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा है, इसके बाद तकरीबन 1.25 महीने का ब्रेक, तो ये PDM इतना लंबा लंबा ब्रेक क्यों डाल रही है? मीर साहब, सच्ची बात यह है कि मैं PDM की अंदरूनी बातों से आगाह नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि वो मेरी उसमें मैं उस गिराबर कमेटी का मेंबर नहीं, इसलिए जो बात पता होती है वो उस पर मैं अपनी राय देता हूँ या अपनी ज़ाती राय ज़रूर देता हूँ।
मुझे इसकी बज़ाहिर वजह वाक़यातन सच में नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि 11 जमातें हैं, उन्होंने सोच विचार करनी होती है, सोच विचार अपनी पार्टीज़ में करते हैं, फिर इकट्ठे होकर एक मनसूबा बंदी करते हैं, उसमें शायद कुछ वक्त लगता होगा, तो इतना नेचुरल टाइम लगता है और लगना चाहिए। और मेरा ज़ाती राय ये है, फिर मैं कह रहा हूँ कि टाइम भी थोड़ा सा देना चाहिए ताकि मद्दे मुकाबल संभले। हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है ना, वो गले तो नहीं काटने, अल्लाह माफ़ करे, एक दूसरे के। एक सियासी इख्तलाफ है, उसको एक सुलझाव के साथ, एक तरीके के साथ लेके चलना है। क्रिटिसिज्म भी करेंगे, मुखालफत भी करेंगे, एक दूसरे के सर के ऊपर तो नहीं जा पड़ना। याद करें कि जब लॉन्ग मार्च हुआ था जजेस मूवमेंट में, तो पहली आप बहुत सारी बातों के शाहिद और गवाह होते हैं। पहला मंसूबा तो ये था रावलपिंडी से चलो और इस्लामाबाद पहुंच जाओ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स ने, जिनमें मैं भी शामिल था, अपनी पार्टी में मियाँ साहब को ये कहा था कि हम लाहौर से चलेंगे ताकि 2-3 दिन का सफ़र हो और फेडरल गवर्नमेंट को संभलने का मौका मिले, क्योंकि मकसद गोलियां चलवाना या एक दूसरे के सर फाड़ना नहीं होता। मकसद होता है कि आप पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन पे लेके आते हैं। हम बहरहाल एक कौम है, एक परचम के नीचे रहते हैं, इख्तलाफ है, तो उसको रिजॉल्व करने का भी कोई तरीका होगा, तो नेचुरल टाइम मिलना चाहिए आपके मुद्दे मुकाबल को भी कि वो सोचे और संभले। ये मेरी ज़ाती राय है। खालिद साहब, कुछ अहम सवाल अभी बाकी हैं जो मैंने आपसे करने हैं। एक मैंने वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे से पहले मैं ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और आज ही के दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत हुई और तत्तापानी के इलाके में एक मस्जिद पर भी भारतीय फ़ौज ने गोलाबारी की। तो आप देखिए कि इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और आज के दिन भी जो भारतीय फ़ौज है उसने LOC पर एक मस्जिद जो है उसको निशाना बनाया है। ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है और अफसोसनाक बात है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब इंसानी हुकूक की बात आती है तो एक और इशू है पाकिस्तान में, वो लापता अफराद का इशू है। और आज इस्लामाबाद में इस सिलसिले में एक मुजाहरा भी किया गया है और ये एक बहुत बड़ा इशू है और यही वो इशू है जिसकी वजह से BNP मैंगल जो है वो इमरान खान की हुकूमत के साथ अपना इत्तेहाद तोड़कर तो वो PDM का हिस्सा बन गई है। तो ये इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मसले पे हम इस इशू को भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से ये पूछेंगे कि एक तरफ भारतीय जारहियत है, भारत की साजिशें हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रही है, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वक्फे से पहले हम आपको बता रहे थे कि इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और इस आलमी दिन पर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज ने एक मस्जिद पर गोलाबारी की है। इसके अलावा यूरोप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की एक बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। एक डिसइंफो लैब नामी एक NGO है, एक तहकीकाती इदारा है। इस इदारे ने एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब किया है, जिसके ज़रिए ये पता चला है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूरोप और कुछ दीगर ममालिक में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। तो इस पर हम बात करते हैं पाकिस्तान यूरोप फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर परवेज़ इकबाल लूसर साहब से, जो कि बेल्जियम में मौजूद है, और उनसे बात करेंगे। परवेज़ इकबाल लूसर साहब, आप ये बताइए कि ये जो डिसइंफो लैब है, इसने एक इतनी बड़ी भारतीय साजिश को कैसे बेनकाब किया है? मीर साहब, आपका शुक्रिया। असल में ये जो डिसइंफो लैब है, ये एक इतना बड़ा अदारा है, ये मुख्तलिफ टाइमों में अपने तौर पे काम करते रहते हैं। फिर इनको हम जैसे लोग जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, हम भी इनके साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ों को हमें पकड़ना कैसे है, इनके पीछे कैसे जाना है। मैं आपको बताऊं, तकरीबन 110 मुल्कों में ये नेटवर्क फैला हुआ था और तकरीबन 8 बड़े आज़मों में। और इनका तरीकाकार ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि मनगढ़ंत जो रिपोर्टें हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर से कोई खबर ली और इनको ऐसे ये ऑपरेट करते थे कि जैसे ये ऑफिशियली चीजें हो रही हैं। उनको देखने के लिए हम लोगों ने जब देखा कि ये इनके ऊपर ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके पीछे कुछ तो है, क्योंकि ये दुनिया की और कोई खबर या इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा खबर या प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं लेते हैं। कश्मीर के बारे में हो, पाकिस्तान के बारे में हो, चाइना के बारे में हो, ये गलत फहमियां क्रिएट करने में इतनी महारत के साथ काम कर रहे थे। लेकिन हमने इनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये कुछ दिन पहले 6 दिसंबर को दिल्ली टाइम ने एक मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खालिस्तान के हवाले से शाया किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा उन लोगों को और पुश किया कि प्लीज ये देखें कि ये इन्होंने और भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। कश्मीर के बारे में
खालिस्तान के बारे में हमें इनको रोकना चाहिए। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैं बताऊं कि अभी इनका ये भयानक चेहरा छुपने वाला नहीं है, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का बड़े आजम हो, हम इनको इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मजलूमों के साथ ये जो 1,35,00,000 हमारे बहन भाई ऑक्युपाइड कश्मीर में बसते हैं, ये उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एक खबर दूं, ये इनके मुख्तलिफ अदारों के अंदर जो इंडियन लोग इंडिया से आकर यहाँ के इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए हैं, वो यहाँ के इंस्टीट्यूट के साथ बददियानती कर रहे हैं, वो अंदर बैठकर भी इंडिया की लॉबी कर रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना और खालिस्तान और कश्मीर के खिलाफ वो अंदर से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी अगली खबर जो आने वाली है, वो लोग जो यहाँ के अदारों के अंदर बैठे हुए हैं और तनहा तो वो यूरोपियन अदारों से ले रहे हैं, लेकिन काम इंडिया और इंडियन एजेंसीज के लिए कर रहे हैं। अगला स्टेप इंशाल्लाह बफजल खुदा बहुत जल्दी हम उनको भी बेनकाब करने वाले हैं। परवेज इकबाल लूसर साहब, आपने हमारे से बात की। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब, ये बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन की आपस में लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हिंदुस्तान की जारहियत है, हिंदुस्तान रोज़ाना ऐसी जारहियत कर रहा है और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। आप ये नहीं समझते कि इस मौका पे कम अज़ कम कौमी सलामती के जो मामलात हैं, इस पर हुकूमत और अपोजिशन को एक होना चाहिए? मीर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तत्ता पानी में जो मस्जिद पे गोलाबारी की है इंडियन आर्मी ने, या एक रोज़ पहले उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग करके अफवाज पाकिस्तान के 2 जवान शहीद किए हैं, या ये जो LOC पे अमूमन गोलाबारी करके मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, ये वहशियाना फेल है भारतीय फ़ौज का। और इंडियन आर्मी जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में वैसे भी बदनाम है, और वैसे भी भारत का इंसानी हकूक़ के हवाले से रिकॉर्ड बहुत बुरा है। और वहाँ उन्होंने हमेशा, और ख़ास तौर पे जब ये BJP की सोच आती है, RSS की सोच आती है, मोदी सोच आती है, तो ये फिर अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक जो है वो रवा रखा जाता है, और इसके ख़िलाफ़ भारत के देश के अपने अंदर भी बहुत सी आवाज़ें उठती रहती हैं। तो एक शर्मनाक रवैया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जो आपने सवाल किया है मीर साहब, ये सिर्फ इंडियन थ्रेट तो नहीं है, पाकिस्तान में तो बहुत से मेहरबान जो ममालिक हैं उनकी अपनी अपनी स्टेक्स हैं, और ये बात तो सबको पता है, और जो ज़्यादा बाखबर हैं उनको बहुत पता है। तो जब ये बात सबको पता होती है कि कौमी मुफाद इसमें है कि हम एक दूसरे के गिरेबान ना फाड़ें और एक दूसरे की बेइज्जतियाँ ना करें और तजलील ना करें और मैंडेट छीनने की कोशिश ना करें, तो फिर इसका ख्याल क्यों नहीं किया जाता? ये क्या ज़िम्मेदारी जो है ये सिर्फ अपोजिशन की है या सबों की है और सब स्टेक होल्डर्स की है? बाकी स्टेक होल्डर ने तो अपनी ज़िम्मेदारी मेरा ख्याल है पूरी नहीं की। जो हमारे साथ 2014 से हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। ये कोई साल 2 साल की कहानी तो नहीं है, 6 साल हो गए हैं। तो मेरी इस्तदा ये है कि ये आपने बात ठीक उठाई है, भारतीय साजिशें भी हैं और साजिशें भी पाकिस्तान की सालिमियत के ख़िलाफ़ होती हैं। तो फिर हमें कोई शर्म है आ जानी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, ना करें एक दूसरे को चोर 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 और गद्दार के सर्टिफिकेट देने बंद कर दें। मुल्क टूट गया हमारे रवैये से, हमें सबक सीखा ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आती। अभी समझ आ जानी चाहिए, 72 साल हो गए हैं, तो हमें तो ये बात बुरी तरह समझ आती है। और हम तो नहीं चाहते कि रेड लाइन्स को क्रॉस किया जाए, लेकिन क्या सिर्फ हमारे रेड लाइन क्रॉस न करने से काम चलेगा या सबों को रेड लाइन के पीछे रहना पड़ेगा? ये वह सवाल है जिसका जवाब तमाम सियासी जमातों में और तमाम अदारों में जो दानाई वाले लोग हैं, जो सीनियर एलिमेंट है, उसको तलाश करना चाहिए और अपनी अपनी अनाओं की जंग से बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर इख्तियार और इक़्तिदार की लड़ाई जारी रहेगी तो फिर लूज़र बदकिस्मती से और खाकम बदन पाकिस्तान होगा। इस हद तक तो मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। एक बात आप बार बार कर रहे हैं लाहौर के जलसों में और रैलियों में, आपने परसों भी की, कल भी की, आज भी की। आप कह रहे हैं कि पंजाब की पग को जो दाग लगा हुआ है तो वो पंजाब के लोग और ख़ास तौर पे लाहौर के लोग उस दाग को मिटाएं। और वो बात जो हबीब जालिब साहब कहते थे कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान गया, वो बात आपने भी करनी शुरू कर दी है। ये क्या चक्कर है? ये बात हबीब जालिब वाली बात आपने क्यों करनी शुरू कर दी है? मीर साहब, ये बात आप मुझे दहाइयों से जानते हैं, मैं पहले इस तरह नहीं कभी किया करता था। मैं एक कौमी सोच रखने वाला सियासी कारकुन हूँ, लेकिन 1.5 साल जब मैं जेल में था, जेलों में भी बहुत बार गया हूँ, 13वीं 14वीं जेल थी, तो मुझे इस बार बड़ी लंबी जेल थी, बहुत सोचने का मौका मिला और मैं इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ
बतौर एक सियासी कारकुन के 4 दहाइयों से ऊपर मेरी जद्दोजहद हो गई। वालिद साहब और वालदा का किरदार अपनी जगह, सिर्फ मैं अपनी बात इस वक्त कर रहा हूँ और अपने भाई की। मुझे ये बात समझ आ गई है कि अगर बड़े भाई ने बड़े भाई का रोल प्ले ना किया और अगर पंजाब ने आइनी हकूक़ पर आवाज़ बुलंद ना की तो मुल्क में किसी को भी आइनी हकूक़ नहीं मिलेंगे। बहुत मार पड़ी है बलोचों को भी, पश्तूनों को भी, सिंधियों को भी, पंजाबियों को भी पड़ी है, मगर जितना बड़ा हमारा साइज़ है उतनी बड़ी जद्दोजहद शायद हम नहीं कर पाए। पंजाब को 20-20 आ गया है, अब ये 1960 नहीं है। तो अब हमें इसका एहसास मुझे लगता है होता जा रहा है, लेकिन अभी मज़ीद एहसास होना चाहिए और लोगों को सियासत में, पंजाब के लोगों को ख़ास तौर पे दिलचस्पी लेनी चाहिए और राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े रहना चाहिए। कोई डंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पत्थर उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पंजाब के लोगों की अक्सरियत इस नैरेटिव के साथ कि आइन और कानून की हुक्मरानी को इंश्योर करना है, अफराद की नहीं या चंद लोगों की नहीं, इसके साथ निकल आए और खड़ी हो जाए तो आप देखिएगा पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। इसलिए पंजाबियों को और पंजाब के धड़कते दिल लाहौरियों को बाहर निकल के ये आवाज़ बुलंद करनी है। अच्छा, मुझे पता है खालिद साहब आपने जलसे में जाना है, सिर्फ 1-2 सवाल बाकी हैं। एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ख्वाजा साद रफीक साहब से गुफ्तगू करें। ख्वाजा साहब, एक और सवाल बड़ा अहम है। आज लाहौर पुलिस ने दावा किया है कि लाहौर में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया गया है। तो आपको लाहौर के जलसे में दहशतगर्दी के खतरे का कोई एहसास है? नहीं जी नहीं। इसलिए पूछ रहा हूँ कि माजी में इस किस्म के वाक़यात इसकी वजह ये होते रहे हैं जी। इसकी हजूर वजह यह है कि अपोजिशन की हर मूव से पहले इस तरह का थ्रेट अलर्ट निकलता है और ये थ्रेट अलर्ट हम जानते हैं कि किस लिए निकाला जाता है और इसके मकासद क्या होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सदाकत है। बाकी हुकूमत का काम है और सीक्रेट एजेंसीज़ का काम है, सिक्योरिटी इदारों का काम है कि वो अपना रोल प्ले करें और जो भी शुरका हैं रैलीज़ के या जो एहतजाजी मुजाहरीन हैं, पीसफुल पुरअमन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करें। सिर्फ थ्रेट अलर्ट करना तो प्रोटेक्ट करना नहीं है ना, अपना रोल प्ले करें। इतने फंड्स हैं, इतने बजट हैं, इतना गैजेट्स हैं, इतने चले कुछ है। आपको दहशतगर्दी का खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोरोना का खतरा तो है ना? कोरोना का खतरा मौजूद है। मैं किसी का नाम नहीं डालना चाहता वरना इसका जवाब तो मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैंने नाम ये किसी का बिगाड़ना नहीं है, उसकी शरीयत में मुमानियत है। तो बात यह है कि कोरोना का ख़तरा तो है, लेकिन ये हुकूमत बदकिस्मती से पाकिस्तान के लोगों के लिए कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक वायरस बन चुकी है। ये जो तब्दीली का नाम नहाद तब्दीली का वायरस है, इससे पाकिस्तानियों की जान छूटेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। ख्वाजा साद रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपने जलसे में जाना है तो अल्लाह ताला आपको कोरोना से महफूज रखे और आपको ये तौफीक दे कि आप ख़ुद भी अपने आप को कोरोना से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।